बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 परागण, निषेचन, भ्रूण एवं भ्रूणपोष का अध्ययन, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे क्योंकि इस पाठ में जो टॉपिक अपना चल रहा है, ठीक है ना, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे वो है असंगतता या अनिश्चितता, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक सुने। देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और परिभाषा क्या होगी बेटा, इसको आप ऐसे समझें, देखिए कि नर तथा मादा युग्मक हैं, पूरी तरह से क्रियाशील हैं, परिपक्व हैं, ठीक है ना, और जननक्षम हैं, बावजूद इसके भी वो आपस में संलयित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया असंगतता या अनिश्चितता के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा को कैसे बोल सकते हैं, ध्यानपूर्वक सुने कि भाई पूर्ण रूप से क्रियाशील अथवा परिपक्व व जननक्षम युग्मकों के मध्य निषेचन की अक्षमता असंगतता कहलाती है, ठीक है बेटा। एक मिनट और सुनो। मान लीजिए ये नर युग्मक बना दिया, मान लीजिए ये मैंने मादा युग्मक बना दिया, दोनों प्रकार के युग्मक पूरी तरह से क्रियाशील हैं, परिपक्व हैं और जननक्षम हैं। इन सब विशेषताओं के बावजूद भी इन दोनों के मध्य संलयन का यानी कि निषेचन का न होना अनिश्चितता अथवा असंगतता कहलाती है। तो क्या परिभाषा बोलोगे आप असंगतता या अनिश्चितता की? आप बोलोगे बेटा कि पूर्ण रूप से क्रियाशील या परिपक्व व जननक्षम युग्मकों के मध्य निषेचन की अक्षमता को असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। हो गई परिभाषा खत्म। अब आप आगे चलिए। देखो, अब पढ़ रहे हैं अपन इसके प्रकार कि असंगतता या अनिश्चितता कितने प्रकार की होती है। तो बेटा असंगतता और अनिश्चितता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। पहला नाम तो है इसमें अंतराजातीय और दूसरा नाम है अंतः या आंतरजातीय अनिश्चितता। ध्यान से सुनना। देखो, अंतराजातीय में नाम से ही पता चल रहा है 2 अलग अलग जातियों के मध्य, लेकिन वो जातियाँ एक ही वंश की होनी चाहिए, है ना कि। देखो, जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक पादप का नाम तो मैंने लिखा है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और दूसरे पादप का नाम मैंने लिखा है बोर्ड पे ब्रेसिका रापा। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने इनको समझाया भी है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किसका वानस्पतिक नाम है? सरसों का। और ब्रेसिका रापा किसका वानस्पतिक नाम है? सलजम का, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना। देखो, तो देखो, ये 2 पादप जातियां ऐसी हैं जिनके वंश तो एक समान हैं, लेकिन जातियां दोनों अलग अलग हैं। तो बेटा इसी, देखो यही अपन ने एग्जाम्पल लिख रखा है, तो इसी से इसकी परिभाषा बन गई। क्या परिभाषा बन गई? एक ही वंश की 2 जातियों के मध्य, एक ही वंश की 2 जातियों के मध्य होने वाली असंगतता अंतराजातीय असंगतता कहलाती है। क्या एग्जाम्पल बोल दोगे बेटा? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा के मध्य। हो गई कहानी खत्म। अब दूसरी तरफ आइए। दूसरा प्रकार आपके सामने बोर्ड पे क्या लिखा है? दूसरा प्रकार बोर्ड पे लिखा है बेटा अंतः जातीय या आंतर जातीय अनिश्चितता या असंगतता कह दीजिए,
बिल्कुल सरल सी बात है। कैसे बोलोगे इसको? एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली अनिश्चितता, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली अनिश्चितता या असंगतता क्या कहलाती है बेटा? अंतः जातीय असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन? प्राइमूला। तो बेटा इस तरह से अपना एक टॉपिक ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। तो मैं इसको आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लेना। उसके बाद इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि असंगतता या अनिश्चितता किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो आपने हेडिंग लिखा असंगतता या अनिश्चितता। क्या लिखेंगे परिभाषा में? ध्यान से सुनना। आप लिखेंगे बेटा कि पूर्ण रूप से परिपक्व एवं जननक्षम युग्मकों के मध्य निषेचन की अक्षमता को अनिश्चितता अथवा असंगतता कहते हैं। एक बात खत्म हो गई। आगे आप क्या बोलोगे कि असंगतता या अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। ठीक है, दोनों प्रकार अभी हाल मैंने आपको समझा दिए। दोनों को एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। कौन कौन से दो प्रकार होंगे बेटा? एक तो होगा अंतराजातीय और दूसरा होगा बेटा आंतरजातीय असंगतता। तो पहले अपन कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? अंतराजातीय असंगतता। क्या बोलेंगे अंतराजातीय में? कि एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य होने वाली अनिश्चितता अंतराजातीय अनिश्चितता कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या बोल दोगे? क्रूसीफेरी कुल के दो पादप ले लोगे, एक तो ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस और दूसरा ब्रैसिका रापा। बता चुका हूँ आपको, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों का वानस्पतिक नाम है और ब्रैसिका रापा सलजम का वानस्पतिक नाम है। दोनों के वंश एक समान है लेकिन जातियाँ अलग अलग हैं। तो बेटा एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य पाई जाने वाली असंगतता को क्या बोलेंगे? अंतराजातीय असंगतता बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे चलिए। अगला हेडिंग आपके सामने बोर्ड पे लिखा है अंतःजातीय। नाम से ही पता चल रहा होगा, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य या एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असंगतता को अंतःजातीय या आंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? प्राइमूला। तो बेटा एक प्रश्न तो अपना ये ख़त्म हो गया। कौन सा प्रश्न पढ़ा आपने? अनिश्चितता किसे कहते हैं? अनिश्चितता का दूसरा नाम क्या है? असंगतता है। बैठ गया आपके समझ में? और अनिश्चितता के प्रकार समझाइए। ठीक है ना? आगे चलिए। अब अपन अगली चीज़ पढ़ते हैं। बोर्ड पे एक शब्द लिखा है स्व अनिश्चितता। एक मिनट बोर्ड पे देखना। अनिश्चितता, इसकी परिभाषा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, है ना? क्या परिभाषा बताई थी? ध्यान से लिखो कि पूर्ण रूप से परिपक्व व जननक्षम युग्मकों के मध्य निषेचन की अक्षमता। ये तो बेटा अनिश्चितता की परिभाषा है। ठीक है ना? यही तो परिभाषा बोली थी। क्या बोली थी? कि पूर्ण रूप से परिपक्व एवं जननक्षम
युग्मकों के मध्य निषेचन की अक्षमता को क्या बोलते हैं? स्व अनिषेच्यता कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए बेटा, यदि पादपों में अनिषेच्यता की क्रिया प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो, सुन लिया आपने, तो इस प्रकार की अनिषेच्यता स्व अनिषेच्यता के अंतर्गत आएगी। बैठ गई अब आपके समझ में? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आपको अनिषेच्यता की परिभाषा समझनी है। क्या परिभाषा बोलोगे? कई बार मैं बोल चुका हूँ, सुन लीजिए। पूर्ण रूप से परिपक्व एवं जननक्षम नर और मादा युग्मकों के मध्य निषेचन की अक्षमता को अनिषेच्यता कहते हैं। यदि अनिषेच्यता अथवा असंगतता, ध्यानपूर्वक सुनना, पादपों में प्राकृतिक रूप से पाई जाए तो बेटा उसे स्व अनिषेच्यता कह सकते हैं, कहते हैं। सुन लिया आपने? आगे आप ध्यानपूर्वक समझें। अपन पढ़ेंगे स्व निषेच्यता के कारण, तो इसको थोड़ा सा आपको बोर्ड पे देखना पड़ेगा। देखिए देखिए बेटा, आपको मैं निषेचन की क्रिया पढ़ा चुका हूँ, है ना? तो देखो, मान लीजिए ये मैंने भ्रूणकोश बना दिया। ये भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं बना दी। आप सब इनके नाम जानते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, है ना? और 3 कोशिकाओं का ये समुच्चय हो गया, और इन तीनों कोशिकाओं को अपन बोलते हैं अंड समुच्चय। बीच में ये केंद्रीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक, उसके बाहर ये बीजांडकाय, ये बेटा अंतःअध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण हो गया, बाह्य अध्यावरण, और ये बीजांड वृंत हो गया। ठीक है ना? अब देखो आप, ये पूरी की पूरी रचना किसके भीतर उपस्थित होती है? अंडाशय के भीतर उपस्थित होती है। किसके भीतर पाई जाती है? अंडाशय के भीतर। ये बेटा वर्तिका हो गई, और वर्तिका के भीतर ये पराग नलिका आ रही है ना? तो देखो, अब अपन स्व अनिषेच्यता के कारण समझ रहे हैं। देखिए, 5 कारण बोर्ड पे लिखे हुए हैं। प्रत्येक कारण को ध्यानपूर्वक समझना कि किस कारण से क्रियाशील एवं परिपक्व तथा जननक्षम नर और मादा युग्मक आपस में एक दूसरे से संलयित नहीं होते हैं। तो बेटा, पहला कारण आपके सामने क्या लिखा है कि पराग कणों का अंकुरण ही ना हो। तो आप सोचिए कि यदि पराग कणों का अंकुरण नहीं होगा तो पराग कणों से पराग नलिका का विकास ही नहीं होगा, और जब पराग नलिका विकसित नहीं होगी तो नरयुग्मक कैसे बीजांड के भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका तक पहुंच पाएंगे? बैठ गया आपके समझ में? दूसरी बात पर आई है। दूसरी बात क्या लिखी है बेटा कि मान लीजिए पराग कण का अंकुरण तो हो गया, ठीक है ना, पराग नलिका विकसित भी हो गई, परंतु पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो पाई आगे, मतलब बीजांड की तरफ। अब आप सोचिए कि जब पराग नलिका बीजांड की तरफ ही नहीं जाएगी तो वो भ्रूण कोश के भीतर किस प्रकार प्रवेश करेगी? तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही बातें निषेचन की क्रिया को रोकने के मजबूत पक्ष हैं। बैठ गया आपके समझ में? पॉइंट नंबर 3 पर आइए बेटा, क्या लिखा है? पराग नलिका सही स्थान पर न पहुंचना। देखो बेटा, जनरली क्या होता है कि ये पराग नलिका यूं आती है, ऐसे ही तो आएगी, और जनरली बीजांड द्वार से होती हुई भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश कर जाएगी। पर अब आप कल्पना कीजिए कि पराग कणों का अंकुरण भी हो गया,
पराग नलिका का विकास भी हो गया, दोनों बातें हो गई। पराग नलिका की वृद्धि भी सही हो गई, बैठ गई समझ में। लेकिन बेटा पराग नलिका है ना, वो प्रॉपर दिशा में वृद्धि नहीं कर रही है। एक्चुअल में उसको जाना तो चाहिए बीजांड की ओर, पर मान लीजिए वो बीजांड की ओर गति ना करके किसी अन्य दिशा में गति करने लग गई। तो मुझे बताइए कि क्या नरयुग्मक बीजांड के भीतर उपस्थित अंड कोशिका में पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेटा निषेचन की प्रक्रिया रुक जाएगी। चौथे पॉइंट पर आइए, प्रवेश से पूर्व फट जाना। तो देखो सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि वर्तिका में प्रवेशित होने के पश्चात पराग नलिका वर्तिका में आगे वृद्धि करती हुई बीजांड की ओर गति करती है ना। और बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात भ्रूण कोश के भीतर पहुंचती है, और भ्रूण कोश में प्रवेश के पश्चात पराग नलिका का शीर्ष फट जाता है, और पराग नलिका में पाए जाने वाले दोनों के दोनों नरयुग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं, भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो एक प्रॉपर घटना है। अब आप दूसरी बात सोचिए कि मान लीजिए पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश से पूर्व ही फट जाए, तो निषेचन की संभावना खत्म, मतलब अनिषेच्यता डेवलप हो गई, हाँ या ना। एंड लास्ट पॉइंट पर आ जाइए कि देखो पराग कणों का अंकुरण भी हो गया, पराग नलिका का विकास भी शुरू हो गया, पराग नलिका की वृद्धि भी सही चल रही है, पराग नलिका भ्रूण कोश में जाने के पश्चात ही फट रही है। लेकिन उसके बावजूद किसी कारणवश नर तथा मादा युग्मकों का समेकन नहीं हुआ, यानी कि युग्मक संलयन की क्रिया नहीं हुई। उस केस में भी नर तथा मादा युग्मक आपस में मिल नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि भाई स्व अनिषेच्यता अथवा अनिषेच्यता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं बेटा? 5 कारण बताने पड़ेंगे। कितने कारण? 5। कौन कौन से कारण हैं? ध्यानपूर्वक सुने। देखो पहला कारण तो आप बताएंगे बेटा, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरण ना होना। दूसरी बात क्या बोलेंगे बेटा? पराग नलिका की वृद्धि ना होना। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे बेटा? पराग नलिका का सही स्थान पर न पहुंचना। चौथा पॉइंट क्या बोलेंगे बेटा? कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश से पूर्व ही फट जाना। और लास्ट बात क्या बोलेंगे? कि सारे प्रोग्राम एकदम ओके चल रहे हैं, भ्रूण कोश में प्रवेश के पश्चात भी नर और मादा युग्मकों का समेकन न हो पाना। तो ये जो मैंने 5 कारण आपको बताए बेटा, ये पांचों के पांचों कारण अनिषेच्यता की क्रिया यानी कि स्व अनिषेच्यता की क्रिया को प्रस्तुत करते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अभी तक आपको मैं 2 प्रश्न पढ़ा चुका हूँ बेटा। कौन कौन से 2 प्रश्न पढ़ा दिए? एक प्रश्न तो मैंने आपको ये पढ़ाया है बेटा कि भाई स्व अनिषेच्यता किसे कहते हैं, है ना, और स्व अनिषेच्यता के कारण बताइए। पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न आपने इसमें ये पढ़ा है कि अनिषेच्यता किसे कहते हैं और अनिषेच्यता के प्रकार बताइए। जरा बताना, अनिषेच्यता के मैंने कौन कौन से प्रकार बताए थे? 2 बताए थे बेटा। अनिषेच्यता के कितने प्रकार बताए थे? 2। कौन कौन से प्रकार बताए थे? एक तो मैंने बताया था अंतराजातीय अनिषेच्यता। क्या बोला था मैंने उसमें? एक ही वंश की 2
अलग अलग जातियों के मध्य होने वाली असंगतता, ठीक है ना। और उसमें अपन ने एग्जाम्पल कौन सा बोला था, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस एंड ब्रैसिका रापा। और दूसरा मैंने कौन सा बताया, आंतर जातीय या अंतः जातीय असंगतता। और उसमें मैंने क्या एग्जाम्पल बोला था, उसमें मैंने एग्जाम्पल बोला था प्राइमुला। और उसमें क्या बोला था बेटा कि एक ही प्रजाति के दो सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असंगतता को अंतः जातीय या आंतर जातीय अनिश्चितता कहते हैं। बैठ गया आपके समझ में। एक अगली बात पर आइए, देखो ये मैंने स्व अनिश्चितता के 5 कारण लिख दिए। स्व अनिश्चितता के 5 कारण, कौन कौन से 5 कारण हैं, एक बार दोबारा दोनों को सुन लो। उसके बाद इसी का एक अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, स्व अनिश्चितता के प्रकार, ठीक है। उसी के साथ आपका ये पाठ खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो अपन कारण पढ़ रहे हैं स्व अनिश्चितता के। पहला, पराग कणों का अंकुरण नहीं होना। दूसरा, पराग नलिका की वृद्धि न होना। तीसरा, पराग नलिका पराग नलिका का सही स्थान पर न पहुंचना। सही स्थान क्या होता है पराग नलिका का, बीजांड। नंबर 4 पर आ जाइए, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश से पूर्व ही फट जाना। और सबसे अंतिम बात क्या बोलेंगे बेटा कि भाई पराग नलिका से जो परागकण मुक्त हो गए ना, उन परागकणों का, उन नरयुग्मकों का आपस में संलयन नहीं होना। तो ये सारी की सारी बातें स्व अनिश्चितता के कारणों के अंतर्गत आती हैं। आगे चलिए बेटा, स्व अनिश्चितता के प्रकार ध्यान से सुन लेना। देखिए किसके प्रकार पढ़ रहे हैं बेटा, स्व अनिश्चितता के। तो बेटा ये स्व अनिश्चितता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल है। पहला प्रकार तो इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता, आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, बहुत सरल परिभाषा है। बीजाणुद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित होने वाली स्व अनिश्चितता। वापस से परिभाषा सुने, बीजाणुद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित होने वाली स्व अनिश्चितता क्या कहलाती है, बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहलाती है। क्या एग्जाम्पल लिख दोगे, क्रूसीफेरी एंड दूसरा दिख नहीं रहा होगा आपको, कंपोजिटी। क्रूसीफेरी व कंपोजिटी कुल के पादपों में बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता पाई जाती है। ठीक है बेटा। अब दूसरे प्रकार पे आ जाइए, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता, और बेटा इसकी परिभाषा बिल्कुल बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता के समान है, बिल्कुल ठीक है ना। एक बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें तो अपन ने बीजाणुद्भिद बोला था और उसमें अपन बोल देंगे बेटा युग्मकोद्भिद। तो कैसे परिभाषा बोलोगे कि बेटा युग्मकोद्भिद ऊतकों के, युग्मकोद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित होने वाली स्व अनिश्चितता युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल आप क्या क्या लिखेंगे बेटा, लिलिएसी, सोलेनेसी एंड ग्रेमनी कुल के पादपों में।
ठीक है ना। तो देखो बेटा 3 प्रश्न ध्यान से सुनना और उसी हिसाब से फिर इनको आप सीट में से याद करना। सबसे पहली बात तो अनिश्चितता किसे कहते हैं, ठीक है ना। और अनिश्चितता के प्रकार लिखिए। तो आपको अनिश्चितता के कौन कौन से प्रकार लिखने पड़ेंगे? 2। कौन कौन से लिखोगे? एक तो अंतराजातीय और एक आंतरजातीय। पहली बात खत्म हो गई, है ना। दूसरा आप क्या पढ़ेंगे? स्व अनिश्चितता किसे कहते हैं, और स्व अनिश्चितता के ये 2 प्रकार पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन से 2 प्रकार पढ़ेंगे? एक तो बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता और दूसरा युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता, ठीक है ना। तो बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता तो बीजाणुद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित होने वाली अनिश्चितता है, जो कि क्रूसीफेरी और कंपोजिटी कुल के पादपों में पाई जाती है। और दूसरी बेटा, दूसरी कौन सी है? युग्मकोद्भिद अनिश्चितता। इसमें क्या बोलोगे? युग्मकोद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित होने वाली अनिश्चितता युग्मकोद्भिद अनिश्चितता कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल आप क्या बोलेंगे? इसमें आपके एग्जाम्पल लिलिएसी, सोलेनेसी एवं ग्रैमनी कुल के पादप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों खत्म हो गया। आगे चलिए, देखो बेटा एक और प्रश्न आपने इसमें पढ़ा है ना, और वो प्रश्न आपने कौन सा पढ़ा इसमें? स्व अनिश्चितता के कारण। तो वो कारण भी आपको एक बार मैं बता देता हूँ, 5 के 5 ध्यानपूर्वक सुन लेना। एक तो इसमें अपन ने पढ़ा पहला कारण, पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण न होना। दूसरा, पराग कणों का अंकुरण तो हो गया लेकिन पराग नलिका की वृद्धि न होना। तीसरी बात क्या बोलोगे कि पराग नलिका का, वृद्धि भी कह दी, पराग नलिका का प्रॉपर दिशा में ना गति करना, है ना। चौथे पॉइंट में कि भाई पराग नलिका का भ्रूण कोश से पूर्व ही फट जाना, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश से पूर्व ही फट जाना। एंड लास्ट पॉइंट इसमें क्या बोलोगे? अंतिम, सबसे अंतिम पॉइंट कि बेटा सारे काम सही चल रहे हैं। मतलब कौन कौन से काम? देखो, पराग कणों का अंकुरण भी हो गया, पहली बात। दूसरी बात, पराग कणों के अंकुरण से पराग नलिका का विकास भी हो गया। तीसरी बात, पराग नलिका प्रॉपर बीजांड की ओर गति भी कर रही है, पराग नलिका प्रॉपर बीजांड की ओर गति भी कर रही है। बैठ गई समझ में? चौथी बात पे आइए, बीजांड की ओर गति कर रही है, पर पराग नलिका मान के चलिए भ्रूण कोश में भी प्रवेश कर गई, और भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात ही पराग नलिका के दोनों नरयुग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हुए हैं, ठीक है ना। बावजूद उसके भी नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन नहीं हो पाए, तो इस प्रकार की अनिश्चितता स्व अनिश्चितता कहलाती है, जो कि पादपों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। तो कह सकते हैं बेटा स्व अनिश्चितता की परिभाषा में कि पादपों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता स्व अनिश्चितता कहलाती है। इस प्रकार आपका ये पाठ नंबर 3 खत्म हो गया। अगले वीडियो से अपन नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।